नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट की, मॉक क्वेश्चन की बात करते हैं। और महाअभ्यास जारी है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपना देख रहे हैं 30 ऑफ 30 लाने का, तो ज़रूर पूरा और साकार होगा। चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट के मॉक क्वेश्चन में एनसीईआरटी के पैटर्न पर यह मॉक टेस्ट आपका 4th नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर, जी हाँ, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं, ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, या ये सभी कहते हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें कि जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे जो आकाशीय पिंड होते हैं दोस्तों, उनको उपग्रह कहता है, उपग्रह कहा जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपना स्कोर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, जो समझ टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पर है। जी हाँ, और संभावित प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न पर है। तो ग्रहों की गति का नियम सभी प्यारे मित्र जानते हैं, और जो हम बता रहे हैं 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक का यहाँ पे लेवल रख रहे हैं। और ये इस लेवल पे हर हाल में आपका प्राइमरी लेवल को जो गवर्नमेंट जॉब का अध्यापक अध्यापिका बनने का आपने सपना देखा है वो जरूर पूरा होगा। तो ग्रहों की गति का नियम आपने 9th और 10th में देखा होगा, केपलर की बात करेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। दिया गया है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? जी हाँ, अब बात करें अर्धरात्रि में सूर्य भी दिखाई देता होगा, तो जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर अर्धरात्रि यानी आधी रात पर भी सूर्य दिखाई देता है। वह दोस्तों 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को। नोट कर लेंगे सभी प्यारे मित्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये स्क्रीन पर है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी, सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली अवर परिवार, शिक्षकों के परिवार पर। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। सिलेक्शन यहाँ पर दोस्तों सर्वोपरि है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन 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 टू सिलेक्शन तक का रास्ता तय करना है। तो सौर मंडल की खोज की बात करें तो कोपरनिकस यहाँ पे सौर मंडल की खोज करने वाले हो जाएंगे। और सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता, हमारे जन्मदाता हमारे जो है कौन होते हैं? ठीक है, माता और पिता होते हैं। इसी प्रकार हमारी उत्पत्ति किसी हुई? हमारे माता पिता से। उसी प्रकार सौर मंडल की उत्पत्ति या सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, शनि या सूर्य को। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं सौर मंडल का जन्मदाता एक ही कहलाता है, सूर्य, जो कि एक तारा के रूप में है। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा, इर्द गिर्द मतलब ठीक है आसपास चारों तरफ करते हुए उनकी खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है, जो अन्य तारे ना हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह और प्राकृतिक की बात कर रहे हैं। और उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल हो गया। ठीक है, हमारे सूरज और उनके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। और इन पिंडों में 8 ग्रह उनके 172 ज्ञात उपग्रहों के साथ है, और 5 बौने ग्रह भी हैं। अरबों छोटे पिंड भी शामिल है इस सौर मंडल पर। और इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, बर्फीला काइपर घेरा पिंड, धूमकेतु, उल्काएं, ग्रहों के बीच की धूल भी शामिल है दोस्तों। आई थिंक ये सारी क्लासें ये कंसेप्ट वाइज डिटेल के साथ आपको अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर करें। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें, सहयोग करें। जी हाँ, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? कोई एक ग्रह है, वह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? पेरिजी, अपसौर, उपसौर या
अपोजी कहते हैं? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स से सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? पेरजी, अपसौर, उपसौर या अपोजी कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य के अधिकतम दूरी, ये आपको ध्यान देना है। एक ग्रह की, जो ग्रह का कोई अपना कक्ष है और सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहती है? अपसौर कहलाती है। क्या कहलाता है दोस्तों? अपसौर की बात करेंगे। अगर इसी टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहती है? अधिकतम दूरी को आपने देख लिया कि किसको अपसौर कहते हैं, और जब आपका न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो क्या कहती? उपसौर करना है। अप और उप में बहुत फर्क है। ये देखिए, आ और उ बहुत उल्टा कर देते हैं, बहुत फर्क हो जाता है। अधिकतम दूरी है तो क्या होगा? अपसौर हो जाएगा, और न्यूनतम दूरी है तो उपसौर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? बहुत बार दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड हुआ प्रश्न है ये। जी हाँ, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए संभावित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपके एनवायरमेंट एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट में शामिल किया गया है। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? जी हाँ, देखिए सारे मॉक क्वेश्चन होंगे हर एक क्लास। इसके बाद 1 अप्रैल से शायद दोस्तों हम आपकी बेहतरीन बेस्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल के बीच में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे बेहतरीन, जो रिवीजन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जितना हमने पढ़ा सारी क्लास रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, इस प्रश्न का फीडबैक सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं? इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं ने आकाश में तारों के बीच में कल्पित रेखाएं खींचकर कुछ आकृतियां प्रतीत की हैं, जिन्हें उन्होंने नाम ने दे दिया, और वह नाम है, मसलन प्राचीन भारत में एक मृगशीर्ष नामक तारामंडल बनाया गया था। ये प्रश्न आ सकता है कि मृगशीर्ष नाम का तारामंडल बताया गया था किसके द्वारा? मसलन प्राचीन भारत के द्वारा। ये प्रश्न आ सकता है अगर कंपटीशन हाई लेवल आएगा प्रश्न। जिसे यूनानी सभ्यता में ओरायन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शिकारी। ये प्रश्न आ सकता है, ये यूनानी भाषा में जिसे ओरायन कहते हैं उसका अर्थ क्या होता है? शिकारी होता है। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि प्राचीन भारत में तारामंडल को क्या कहा जाता रहा है? कहते हैं ना कि हम आप कहते रहे कि आपका जो नक्षत्र है, आपका थोड़ा नक्षत्र खराब है। प्राचीन भारत जो पहले में ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता था, वही भाषा तारामंडल के रूप में है। तारामंडल को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? नक्षत्र कहा जाता था। और आधुनिक काल के खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूह को कहा जाता है जिन समूहों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारा या अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में सहमत हो। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्याएं कितनी? जी हाँ, पार्थिव ग्रह की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र नोट कर लेंगे। पार्थिव ग्रह की संख्याएं आपको बताना है। 5 हैं, 8 हैं, 4 हैं, ये दोस्तों 7 हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो पार्थिव ग्रहों की जो संख्याएं हैं वो हमारी 4 पार्थिव ग्रह हैं। अब आप बोलेंगे सर ये भी बता दीजिए कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, पार्थिव ग्रह उसको ही आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, ये ध्यान देना है। पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह दोनों हैं। तो आंतरिक ग्रह पूछ लिया जाए तो भी आपको 4 ग्रह करना है, और पार्थिव पूछ लिया जाए तो भी 4 ग्रह करना है। और ये 4 ग्रह कौन कौन है? पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 आपके आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह हैं। क्यों कहा जाता है इन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह? क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं, इसलिए आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती, जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है वह कहलाती है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा की हम बात कर रहे हैं तो उल्का कहलाती है, अभिनव तारा, धूमकेतु, या ये सभी कहलाती हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए, विस्फोटी तारा से कौन मशहूर है? तो वह अभिनव जो तारा है ये दोस्तों विस्फोटी तारा से मशहूर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। स्वयं प्रकाशित सेल्फ इम्यूनॉन्स की बात कर रहे हैं, उष्ण
वत की द्रव्य मात्रा से भरपूर विशाल खगोलीय पिंड होते हैं और इनका जो है निजी गुरुत्वाकर्षण जो होता है, या हम कह सकते हैं ग्रेविटेशन जो होता है दोस्तों, ठीक है, इनके द्रव्य को संगठित रखता है। मेघ रहित आकाश में रात्रि के समय प्रकाश के बिंदुओं की तरह बिखरे हुए टिमटिमाते प्रकाश वाले बहुत से तारे दिखलाई देते हैं, जो सूर्य सबसे बड़ा तारा कहलाता है। सबसे बड़ा तारा कौन है प्यारे मित्रों? सूर्य है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों। जी हाँ, खगोल का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, भूगोल की बात कर रहे हैं, जियोग्राफी की बात कर रहे हैं। जियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। इरेटोस्थनीज को, हेरोडोटस को, हिप्पारकस को, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता हो ग्रेड फर्स्ट सेकंड में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग बोलते हैं सर ग्रेड 2 का भी प्रीवियस ईयर की, ठीक है, पेपर करा दीजिए। तो पहले हम अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और वर्ग 2 का देखिए आपके वर्ग 3 में काम नहीं आने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ऐसा नहीं होता कि सेम क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, और लेवल हाई लेवल के प्रश्न होते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना हम अपने आप को समझते हैं कि नहीं यार पिछला पेपर आप पढ़ना है तो वर्ग 3 का पढ़िए, आप पढ़ना है MP टेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम, अदर TT एग्जाम के जो प्राइमरी लेवल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो लेवल आपके होंगे। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन कहलाते हैं आपके इरेटोस्थनीज जो हैं? तो ये दोस्तों ग्रीक विद्वान कहलाते हैं। 276 194 ईसा पूर्व में क्या है भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि भूगोल के लिए जो है जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम बात कर रहे हैं भूगोल के लिए जो है जियोग्राफी, ठीक है। हम बोलते हैं ना जियोग्राफी यानी भूगोल, तो देखिए भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने, हिकैटियस ने, हिप्पारकस ने, या इरेटोस्थनीज ने किया था? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं जो खोज करने वाले हैं, प्रथम शब्द भूगोल का देने वाले हैं इरेटोस्थनीज, इन्होंने ही जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न यह है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? अब देखिए मानव भूगोल का पूछा जा रहा है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर, जीन ब्रूस, हम्बोल्ट या हिप्पारकस की बात कर रहे हैं। तो मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। जी हाँ, कार्ल रिटर 1779 या 1859 आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में से एक। बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में भूगोल में पहली कुर्सी में से एक माना जाता है कार्ल रिटर का। उन्होंने अपने कार्यों में कार्बनिक समानता में उपयोग के लिए भी उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न, इसके बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन सा है? हेटनर, जीन ब्रूस, H.H. बैरोज या इरेटोस्थनीज की बात करेंगे। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान आपका H आपको ध्यान देना है, H बैरोज की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशल को, डेविस को, फेंग को, इनमें से कोई नहीं? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता दोस्तों किसको कहा जाता है? पेशल को कहा जाता है। सभी प्यारे मित्र नोट कर लेंगे। जी हाँ, पेशल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान या अध्ययन भूगोल भी कहते हैं, भू विज्ञान कहते हैं, भूगणित भी कहते हैं, इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, पुरातत्व, भू तकनीकी इंजीनियरिंग में किया जाता है। और यह रुचि दोस्तों व्यापक आधार पर इस विषय के तहत अनुसंधान शैली और रुचियों की व्यापक विविधता को उत्पन्न करता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता सभी प्यारे मित्र जानते हैं पेशल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेशल को। सभी प्यारे मित्र नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भूगोल को जो है भूगोल को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान बात कर रहे हैं। जी हाँ, जो ऐसा विज्ञान जो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन किया जाता हो। वेरेनियस, टेलर, कॉन्ट, इनमें से कोई नहीं? तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान जो होता है वह कॉन्ट की बात करेंगे। ऐसा किसने कहा था? तो कॉन्ट ने कहा था।
परिभाषा आपके इन्वायरमेंट पर भी पूछी जाती है, पर्यावरण पर भी। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? जी हाँ, जो सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का जो श्रेय विद्वान को जाता है वह हमारे विद्वान कोपरनिकस की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ठीक है, जो ये सूर्य है, ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया, और सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, उपग्रह, पुच्छल तारा या सभी कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है दोस्तों अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर सभी का अभिनंदन, वेलकम, स्वागत करते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ही पुच्छल तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था? भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, जियोग्राफी जो है भूतल का अध्ययन है, ये ऐसा कहने वाले कौन है? वरेनियस, टेलर, कॉन्ट या कॉल रिटर की बात कर रहे हैं। तो भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा कहने वाले जो है आपके कॉन्ट की बात करेंगे। दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न, बहुत ही आसान सरल प्रश्न है लेकिन कठिन भी प्रश्न है, क्योंकि कुछ ओल्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पहले 9 और 10 होते थे। 9 ज़्यादातर, सौरमंडल में कुल 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाता तो आपको 8 ही करना है। कौन कौन से हैं आइए आज देख लेते हैं। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह किसको कहते हैं? सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं, सीरीज, प्लूटो और एरीज। इनको क्या है, इन 3 ग्रहों को बौनों ग्रह में शामिल कर दिया गया है। बौना यानी छोटे ग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। ये सभी जानते हैं, आसान नॉर्मल सा प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है कि जो सूर्य है वो सभी लोग जानते हैं तारा है, और बाकी जो आपके दिए गए हैं पृथ्वी और शुक्र और चंद्रमा, पृथ्वी शुक्र ये हमारे ग्रह हैं और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। सूर्य एक तारा हो जाएगा और पृथ्वी का मात्र इकलौता ग्रह आपका चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक, ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, टिमटिमाता सूर्य हो गया। इसकी जो रोशनी है, जो प्रकाश है, पृथ्वी तक आने में कितने समय लगता है? 3 से 8 मिनट, 8 से 3, 7 से 4, 9 से 3। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने समय लगता है दोस्तों? तो यह 3 से 8 मिनट तक का समय लगता है। जी हाँ, कितना? 3 से 8 मिनट तक का समय लगता है। और इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध, प्लेटो, वरुण, बृहस्पति। बहुत बार देखिए 2 प्रश्न बनते हैं, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह और सूर्य से सबसे निकट का ग्रह, ये सभी लोग ध्यान देंगे। तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह जो कहलाता है वह हमारा कौन कहलाएगा? वरुण की बात करेंगे, सबसे दूर हो कहलाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि कौन सा जो ग्रह है सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे निकट बुध है। आइए देखिए सभी ग्रह लाइन से देख लेते हैं। सबसे नज़दीक सूर्य के बुध है, इसके बाद शुक्र, दूसरे नंबर पर, तीसरे में पृथ्वी, चौथे में मंगल, 5वें में बृहस्पति, 6वें में शनि, 7वें में अरुण और 8वें में वरुण। देखिए ज़्यादा गहनता से पूछ लिया जा सकता है कि सूर्य से दूरी के अंतराल में पृथ्वी कितने नंबर पर आता है? तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है, ये आपको ध्यान देना है। चौथे नंबर पे कौन आता है? मंगल आता है, बृहस्पति 5वें में, शनि 6वें में, शुक्र दूसरे नंबर पर। सबसे नज़दीक बुध है। इसके बाद देखिए प्रश्न आ सकता है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, लेकिन इसके बाद फिर और कौन सा निकट है? तो आपका शुक्र कहला जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो हम बात कर चुके हैं, बुध हमारा सबसे निकट है। अगर बुध ऑप्शन नहीं दिया गया तो फिर आपको शुक्र चूज करना है। बुध शुक्र दोनों नहीं दिए गए तो फिर आपका चूज करना है पृथ्वी, जो कि पृथ्वी
तीसरे नंबर की सबसे नज़दीक वाली ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऐसा ग्रह का नाम बताइए जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। कहते हैं श्री कृष्ण के कितनी कलाएं हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे श्री कृष्ण की कलाएं, वैसे ही चंद्रमा की तरह कलाएं किसमें होती है? मंगल ग्रह में, शनि ग्रह में, बुध ग्रह में या बृहस्पति ग्रह में? तो चंद्रमा की तरह दोस्तों कलाएं जो आपके बुध ग्रह में है। इसका रीजन क्या है समझ लेते हैं। इसके बाद मॉक क्वेश्चन देखेंगे। बुध ग्रह अपसौर पर उपसौर की तुलना में सूर्य से करीब 1.5 गुना ज़्यादा दूर होता है। बुध की धरती क्रेटरों पर अड़ी पड़ी है तथा बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है, जो इंगित करता है कि भूवैज्ञानिक रूप में अरबों वर्षों तक क्या है, मात्रप्राय रहा है। और आज का मॉक क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी प्यारे मित्र नोट कर लेंगे ये क्या है, ठीक है। तो मॉक क्वेश्चन क्या है आज का कि दिया गया है स्क्रीन पर, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन, 87 दिन। देखिए सभी ग्रह को आपको पता करना है कि सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाते हैं। जो आपके 8 ग्रह हैं सभी ग्रहों का आपका पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रह का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है। अब आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एनसीईआरटी मॉक टेस्ट में करेंगे। तो ये क्लास से सेशन कैसा लगा सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, हर एक भाई बहन गृहिणी, जल्द ही मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। और नेक्स्ट मंथ से दोस्तों जो भी है हम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस से शुरू करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे शरों पर ही है। धन्यवाद सभी का।